जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं संजू कुशवाहा आपको ऋषिकेश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज चलते डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला लेक्चर करने। इससे पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, तो पहले जाइए उस वीडियो को पूरा दोनों वीडियो को वॉच कीजिए, तब इस वीडियो में समझ में आएगा। इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं मुख गुहा क्या होता। सबसे पहले ये पाचन क्या होता, ये पाचन क्या होता है या पाचन तंत्र क्या होता है, ये पाचन करना क्यों जरूरी है, ये सब बता चुके हैं। अब यही समझना है, ये मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी जो होता है, बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या रहता ये सब बता चुके हैं। जैसे दांत रहता, जीभ रहता, सलाइवरी ग्लैंड रहता। आगे बताए थे ग्रास नली, ये जो पूरा फूड पाइप को अमाशय से जो जोड़ता है उसी को ग्रास नली बोला जाता है। यकृत जो भी लीवर वगैरह होता है, ये लीवर के बारे में भी बता चुके हैं। और लीवर के नीचे ही बताए थे ग्रीन कलर का एक ग्लैंड रहता है जिसको पित्ताशय बोला जाता है, गोल ब्लैडर बोला जाता है। इस गोल ब्लैडर को भी पढ़ा चुके हैं। और अमाशय के जस्ट नीचे एक पत्ती जैसी पीला संरचना होता है जिसको अग्नाशय बोला जाता है, पेंक्रियाज बोला जाता है। यही पेंक्रियाज में एक छोटा छोटा इस प्रकार से डॉट रहता है जिसको बोला जाता है द्वीप बोला जाता है। ठीक, आगे ये अब ये पढ़ना, ये छोटा छोटा ये पूरा जो संरचना जिसको छोटी आंत बोला जाता है। आज मुख्यतः पढ़ना आंत क्या होता, आंत क्या होता, आंत कितने प्रकार का होता है और आंत में काम क्या क्या होता है। ठीक, तो बस यही आंत पढ़ना। और आंत होता है 2 प्रकार का, ये छोटा छोटा जो इसको छोटी आंत बोला जाता जो कि ये रहा। ठीक, ये छोटा वाला संरचना, और इसी के बाहर एक मोटा संरचना है उसी को बोला जाता है बड़ी आंत। तो मुख्यतः भी आंत पढ़ना। और आंत कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है क्या क्या, अब यही पढ़। तो चलिए पढ़ते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले आंत पढ़ते हैं। छोटी आंत क्या होता है। छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है। छोटी आंत का दिखने से बस नाम से लग रहा है छोटी आंत, लेकिन इसका लंबाई कहे तो सबसे लंबे। लंबाई कहने का मतलब ये सबसे लंबे लगभग 20 से 30। इसका पूछेगा लंबाई कितना, 20 से 23 फुट का होता, 20 से 23 फीट का होता है, नहीं फुट का होता है। कहने का मतलब हम जितना लंबाई इससे 5 गुना या 4 से 5 गुना ज्यादा लंबाई का होता। ठीक, आगे कहेंगे सबसे लंबे, लेकिन इसको छोटी आंत क्यों बोला जाता है, इसका थोड़ा संरचना एक बनाते हैं। ये रहा, इसको बोला जाता है बक्कल कैविटी, इसको ग्रासनी बोला जाता है। ये वाले संरचना को ग्रास नली। और यहाँ से क्या निकलेगा, अमाशय निकलेगा। ठीक, चलिए ये रहा अमाशय। ये अमाशय में ये वाला जो छोटा छोटा इसी को बोला जाता छोटी आंत। अब ये छोटी आंत से जो इस प्रकार से निकलेगा इसको बोला जाएगा बड़ी आंत। लेकिन देखेंगे छोटी आंत की लंबाई ये बहुत ज्यादा इस प्रकार से गुचमुच करके रहता है। ठीक है, पूरा लेपझावा हुआ रहता है, इसी को बोला जाता है छोटी आंत। लेकिन इसको छोटी आंत कहते क्यों, इसका डायमीटर बहुत पतला, जैसे ये रहा इतना रहता है। छोटी आंत पतला होने के कारण इसको छोटी आंत बोला जाता है। लेकिन यही बड़ी आंत के इसका डायमीटर क्या ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसका अगर लंबाई के तो 1.5 मीटर ही होता है, लेकिन इसको बड़ी आंत बोला जाता है। बस इसी मोटाई के कारण इसका व्यास जो होता है ज्यादा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, बड़ी आंत बोला जाता है। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता, 20 से 23 फुट का होता। चलिए आगे चलते हैं। आप कहेंगे इसका पार्ट कौन कौन होता, ये छोटी आंत का 3 भाग होता। इसका भाग ये 3 भाग में बटा होता है। 1 नंबर में होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजूनम, जेजूनम। और तीसरा होता है एलियम, एलियम। तो चलिए इसमें पढ़ते पहले जेजूनम कहाँ में पाया जाता। तो ये रहा अमाशय। चलिए अब ध्यान दें, क्या ये सी आकार का जो संरचना दिख रहा, चलिए ये सी आकार का संरचना दिख रहा है, इसी को क्या बोला जाता, ड्यूडेनम बोला जाता है। ठीक, अब एक छोटा सा ये वाला यहाँ से यहाँ तक की संरचना को बोला जाता है जेजूनम, जेजूनम। या तो कह सकते हैं छोटी आंत का मध्य वाला जो भाग होता है उसी को जेजूनम बोला जाता है। और लास्ट वाला इससे भी थोड़ा बड़ा संरचना होता है जिसको बोला जाता है एलियम। तो कहेंगे छोटी आंत का कितना भाग होता,
तीन भाग होता है। जो सी आकार का संरचना या तो यू आकार का, इसको पलट देंगे क्या यू आकार का हो जाएगा, ये रहा। तो कहेंगे सी आकार का या यू आकार का संरचना किसका होता, तो ड्यूडेनम का होता। और कहेंगे जेजुनम क्या होता है, छोटी आंत का जो मध्य वाला भाग होता है उसी को क्या बोला जाता है, जेजुनम बोला जाता है। और जेजुनम के बाद वाला एक जो नली जैसी संरचना होती है या तो छोटी आंत का जो भाग होता है उसको इलियम कहते हैं। ठीक, तो आप चलते हैं ड्यूडेनम में क्या क्या रहता। अच्छा बताए थे कुछ इस प्रकार से, यहाँ क्या रहता, हाँ एक लीवर रहता। ठीक, और लीवर के नीचे एक थैली जैसी संरचना रहता जिसको क्या बोला जाता, पेंक्रियाज बोला जाता। ठीक, और पेंक्रियाज के बाद ये जो अमाशय के नीचे एक पीला संरचना रहता जिसको बोला जाता अग्नाशय, ये रहा। ठीक, अब तो कहेंगे ये अग्नाशय वाला ये जो नली रहा, ठीक, अग्नाशय वाला ये नली और अग्नाशय का नली होगा और पित्ताशय का नली होगा, क्या इसमें आके जुड़ रहा, इसमें आके जुड़ रहा। यही कहेंगे पित्ताशय का नली और अग्नाशय का नली किसमें आके खुलती है, तो जेजुनम में, सॉरी ड्यूडेनम में खुलती है। ठीक, इससे पहले भोजन अम्लीय था, सॉरी अम्लीय। कहेंगे ये भोजन अमाशय में जब भोजन था कैसा था, अम्लीय था। बताए थे इसमें कौन सा एसिड का निर्माण होता है, HCl एसिड के कारण इसमें जो भोजन रहता है अमाशय में कैसा रहता, अम्लीय रहता। लेकिन जब ये अम्लीय भोजन किस में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत क्या करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, जो अम्लीय भोजन रहता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उसको क्षारीय बनाता है भोजन। अब क्षारीय कौन बनाता, इससे पहले पढ़ाए थे लीवर। लीवर क्या कर रहा था, पित्त रस का निर्माण कर रहा था, और पित्त रस का जब निर्माण कर रहा था तो ये पित्त रस को स्टोर कौन कर रहा था, ये पित्ताशय कर रहा था। यहाँ पर कौन था, पित्त रस था, बाइल जूस था। अब ये बाइल जूस क्या ये स्राव करेगा किसमें, छोटी आंत का फर्स्ट वाला पार्ट जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है। ठीक, तो इसमें क्या करेगा, स्राव करेगा। अब जहाँ यहाँ पर जो भी भोजन आएगा ये क्षारीय रहेगा या अम्लीय रहेगा, तो क्षारीय रहेगा, क्योंकि पित्त रस बताए थे क्या होता है, क्षारीय होता है, जिसका pH वैल्यू लगभग 7.7 होता। तो क्या कहेंगे, छोटी आंत में जितना भी क्या कहते हैं भोजन रहता, वो भोजन क्या अम्लीय रहता है या क्षारीय रहता है, ये भोजन क्षारीय रहता है। आगे बताएंगे भोजन का भी क्या रूप होता है। जैसे मुखवा में भोजन था तो लार की यानी लार जो मिल रहा था उस भोजन को क्या कहते हैं, या अमाशय में जो भी अम्ल से मिल जाता, अम्ल मिल जाता तो उस भोजन को क्या कहते हैं, उसको कायम बोला जाता, और मुख वाले भोजन को बोलस बोला जाता है। ठीक, अब जब ये छोटी आंत में आ जाएगा तो इसको चाइल बोला जाता है या तो आगे ये तीनों प्रकार हो गए। इसका लंबाई कहेगा तो 20 से 23 फीट होता है, और या तो इसको लिख सकते हैं 9 से 7 मीटर, सॉरी 6 से 7 मीटर या 6 से 7 मीटर का होता है। ठीक, इसका लंबाई। और इसका तीनों पार्ट आप देखते हैं, ये रहा अमाशय, हाँ ये रहा अमाशय, और इसमें छोटी आंत रहा। चलिए अब ध्यान देते। अच्छा बताए थे अम्ल यानी भोजन जब पेट में रहता, अमाशय में रहता तो कैसा भोजन रहता, अम्लीय रहता। किसके कारण अम्लीय था, ये बताए थे हमारे अमाशय में एक जठर ग्लैंड रहता है, और जठर ग्रंथि से निकलने वाले एक HCl अम्ल रहता। HCl अम्ल के कारण क्या होता, ये भोजन पूरा का पूरा अम्लीय रहता। लेकिन ये क्या करेगा, अब तो भोजन अम्लीय, इसमें तो अम्लीय रह सकता है, लेकिन ये छोटी आंत अम्लीय भोजन को एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये करता क्या, ये भोजन को क्षारीय बनाता। और भोजन को क्षारीय कैसे बनाता, ये बताए थे लीवर होता, और लीवर के नीचे राइट लोब के नीचे एक इस प्रकार से संरचना था जिसको क्या बोले थे, पित्ताशय, गोल ब्लैडर बोले थे। और यहाँ पर भी पत्ता जैसा संरचना रहता है जिसको क्या बोला जाता, पेंक्रियाज बोला जाता, अग्नाशय बोला जाता। और अग्नाशय का डक्ट और पेंक्रियाज यानी पित्ताशय का डक्ट, इसमें जाकर जो भी सी आकार का जो संरचना रहता है जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है, ड्यूडेनम में आके मिल जाता। क्या ये पित्ताशय का काम क्या था, पित्त रस को क्या कर रहा था, स्टोर करके रखता। अब यही स्टोरेज पित्त रस को क्या करेगा, इसमें जाके बहा देगा, यानी छोटी आंत में आ गया। और पित्त रस का कहेंगे pH वैल्यू कितना होता, 7.7 होता है, कहीं ना कहीं क्षारीय होता। अब इसमें जब भी डालेगा तो इसमें जो भी भोजन देगा वो क्षारीय हो जाएगा या अम्लीय, तो क्षारीय हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये जो छोटी आंत में जो भोजन रहता है अम्लीय रहता है या क्षारीय रहता, तो क्षारीय
क्षारीय रहता है। किसके कारण क्षारीय रहता है? पीत रस के कारण। पीत रस निर्माण कौन कर रहा था? लीवर कर रहा था। ठीक, अब ये पूरा हो गया तो कहेंगे ये जो सी आकार का यहाँ दिख रहा है, ये सी आकार का संरचना, तो कहेंगे सी आकार का संरचना को क्या बोला जाता? ड्यूडेनम बोला जाता। या तो कहेंगे छोटी आंत का सी आकार के संरचना को क्या बोला जाता? ड्यूडेनम बोला जाता। ड्यूडेनम का बस एक ही काम है, जो कि पित्ताशय और अग्नाशय के जो भी डक्ट रहता है उसको मिलाना, और मिला के जो भी इससे जूस निकलता है उसको अंदर लेने का काम करता है। ठीक, आप कहेंगे जेजुनम का काम क्या होता है? यानी ड्यूडेनम और जेजुनम इलियम के बीच वाले मध्य भाग को क्या बोला जाता? जेजुनम बोला जाता। जेजुनम का कोई खास वर्क नहीं रहता, बस ये भोजन को यानी इलियम तक ले जाने का काम करता है। ठीक, और कहेंगे इससे भी सबसे लंबा कौन होता? इलियम वाला भाग होता। कहेंगे छोटी आंत का जो तीनों पार्ट होता, तीनों पार्ट में सबसे लंबा भाग कौन होता? तो इलियम वाला भाग होता। ठीक, ये रहा इलियम वाला भाग रहता है, इलियम। ठीक, आप देखते हैं इलियम में क्या होता। अब इलियम में जब इसको जूम करेंगे, चलिए इसको थोड़ा जूम करते, ये रहा, और यही चार्ज जो है बैटरी में जाकर जमा हो जाता है, इसी तरह का इसको वाइप करता है जो लड़की है। इसके बाद तो आपको जो है इस सबको मिटा देते हैं। चलिए ये रहा सिर्फ इलियम वाला पार्ट है। ठीक, इसको जब जूम किया, ये जूम करने के बाद ये चल इसमें क्या आता है? ये छोटा छोटा इसमें संरचना रहता जिसको इलियम बोला जाता। ठीक, कहेंगे छोटी आंत में जो छोटा छोटा संरचना रहता है इसको क्या बोला जाता है? इलियम बोला जाता। और इस पर भी एक छोटा छोटा संरचना रहता, अंगुली नुमा रोजी नुमा संरचना रहता है, जिसको क्या बोला जाता है? माइक्रोविलाई। एक ये वाला संरचना को इलियम बोला जाता, सॉरी इलियम कहते बिलाई बोला जाता। बिलाई के भी ऊपर छोटा छोटा सूक्ष्म रचना होता है जिसको माइक्रोविलाई बोला जाता। अब कहेंगे ये माइक्रोविलाई का काम क्या? ये माइक्रोविलाई का बस ये काम है, जैसे भी हम भोजन इससे पहले बताए थे, भोजन का पाचन होता, पचित भोजन को क्या करेगा? ये अवशोषित करने का काम करेगा। इससे पहले क्या बताए थे? भोजन का क्या पूरा पाचन हो चुका? आज सबसे पहले बताए थे अमाशय में। अमाशय में क्या भोजन का थोड़ा बहुत पाचन हो चुका? जैसे प्रोटीन का पाचन हुआ था। प्रोटीन का पाचन कौन क्या था? रेनिन क्या था और पेप्सिन क्या था? रेनिन का क्या था? दूध को दही में बदला था, और पेप्सिन क्या था? प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। लेकिन इसमें भी ये इलियम हो गया, लेकिन इसमें भी एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको आंतिया ग्रंथि बोला जाता। अब आंतिया ग्रंथि के बारे में पहले समझते हैं। तो कहेंगे आंतिया ग्रंथि का काम क्या होता? चलिए आंतिया ग्रंथि, कहेंगे आंतिया ग्रंथि पाया कहाँ जाता? आंतिया ग्रंथि, आंतिया ग्रंथि कहेंगे किस में रहता है? छोटी आंत की दीवारों में रहता है। ठीक, और आंतिया ग्रंथि क्या निकालता? आंतिया रस निकालता, आंतिया रस निकालता। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सा एंजाइम इससे निकलता है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो स्माइल से याद रखेंगे, SMELL, स्मेल, स्माइल नहीं, स्मेल से याद रखेंगे। ठीक, एस फॉर सुक्रेज, सुक्रेज तो सुक्रेज, और SE सुक्रेज रहा, और M फॉर कहेंगे माल्टेज, MALTASE माल्टेज। E फॉर इरेप्सिन होता, TIO इरेप्सिन। इरेप्सिन होता। L फॉर लैक्टेज, और L फॉर लिपिड होता है, सॉरी फैट, या लिपिड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, लिपिड या तो लाइपेज इसको सॉरी इसको लाइपेज ही लेता है। एंजाइम है तो लिपिड नहीं लाइपेज होगा, LIPAS। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या रहा? एंजाइम रहा। कहेंगे आंतिया रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सुक्रेज पाया जाता है, माल्टेज पाया जाता है, इरेप्सिन पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, और लाइपेज पाया जाता है। ठीक, अब ये कहेंगे ये करता क्या क्या? तो ये करता क्या क्या? इसको थोड़ा सही से समझते हैं।
यह जनरल से 10 नंबर कम पर लीटर। चलिए सुक्रेज क्या करता है सुक्रोज को, ये सुक्रेज क्या करता है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलता, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलने का काम करता। ठीक, कहेंगे ये सुक्रोज क्या करता, यानी सुक्रेज क्या करता, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बदलने का काम करता। माल्टोज, माल्टेज क्या करता, माल्टोज को ग्लूकोज, माल्टेज ग्लूकोज को दो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता। ठीक, एक आगे कहेंगे इरेप्सिन का काम क्या होता है, इरेप्सिन का काम बस ये होता है प्रोटीन या तो पेप्टोन जैसे होता है। पेप्टोन को इससे पहले बताए थे अमाशय में, अमाशय में क्या कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल के छोड़ दिया। अब ये छोटी आंत में क्या करेगा, यह पेप्टोन इरेप्सिन करता है पेप्टोन को अमीनो एसिड में बदलता, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में बदलता। अब लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज लैक्टोज को कहेंगे लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट। थोड़ा सा हार्ड है बस इसको समझना। तो कहेंगे लैक्टोज क्या करता है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में कन्वर्ट गलैक्टोज में कन्वर्ट करता। और ये कहेंगे लिपिड क्या करता, ये फैट को क्या करता, बसिया अम्ल फैटी एसिड बसिया अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता, ग्लिसरॉल में। बस इतना ही समझना। तो कहेंगे मुख्यतः ये वाला याद रखना। कहेंगे लाइपेज क्या करता है, फैट को बसिया अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता। ये लैक्टोज क्या करता है, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टोज क्या करता है, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, और सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट करता। तो 1 से 2 याद रखेंगे बस, ये ज्यादा ऐसे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो आगे चलते हैं। तो क्या पूरा छोटी आंत में, ये छोटी आंत में पूरा पाचन हो गया, और छोटी आंत में जितना भी आसपास जितना भी भोजन रहा सभी का सभी पाचन हो जाता है। इसीलिए छोटी आंत में कहा जाता है पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहेगा कहाँ में होता है, छोटी आंत में होता है। क्यों, क्योंकि जितना भी है जैसे अमलसीकृत करने वाला बसिया मतलब पित्त जिसको बोला जाता है, पित्ताशय इसी से आके जुड़ा हुआ, अग्नाशय भी इसी से जुड़ा हुआ आके, तो ये सबसे एंजाइम निकलता है। जो भी बच जाता है इससे भी थोड़ा बहुत एंजाइम निकल के क्या करता, पूरा का पूरा पाचन कर देता। तो कहेंगे सभी प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन कहाँ में खत्म होता, तो छोटी आंत में होता। अब पूरा पाचन की प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण की प्रक्रिया बस इसी में होता। इससे पहले क्या बताए थे, इसको क्या बोला जाता, भिलाई। ठीक, ये रहा भिलाई रहा। तब कहेंगे भिलाई का काम क्या होता है। अब भिलाई का काम होता है, इसमें ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक, ब्लड वेसल्स से जितना भी पोषक तत्व क्या ये सब पूरा का पूरा छोटा छोटा कण में कन्वर्ट हो गया। इससे पहले बताए जैसे कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट हम अपने ब्लड में अवशोषित कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। क्या प्रोटीन को कर सकते थे, नहीं। तो क्या ये छोटा छोटा एंजाइम क्या करता है, ये छोटा छोटा रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब तो इसको इजिली हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन रहता है, छोटी आंत में जो भिलाई वाला पार्ट रहता है। ठीक, अब ये भिलाई लेकिन अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, उसको खींच के अपने तरफ डाल लेगा। ठीक है, लेकिन जब डाल लेगा तो उसका यूज क्या करेगा, ये ब्लड में मिला देता। इसमें ब्लड वेसल्स रहता है, ब्लड में मिला देता, जिसको स्वांगीकरण बोला जाता है। ठीक, सब्लिमेशन बोला जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया खत्म हो गया। तो कहेंगे अवशोषण की प्रक्रिया, पोषक तत्व का अवशोषण कहाँ में होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक, आगे कहीं ये भिलाई का भी काम क्या रहता है, अवशोषण करने का भी काम रहता है, अवशोषण। ऑब्जर्वेशन करने का काम रहता है। जब ये पूरा का पूरा अवशोषित कर लेगा तो ये ब्लड में घुलाएगा। तो अब चलते हैं भिलाई का काम क्या है, एक तो अवशोषण करना, दूसरा काम क्या। अच्छा बताए, कोई भी नॉर्मल सा सिंपल सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक, या प्लेन सरफेस पे कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये रफली सरफेस हो गया। तो कहीं दोनों में से एरिया किसका ज्यादा रहेगा, क्षेत्रफल किसका ज्यादा रहेगा। ये देखिए धीरे धीरे ये बढ़ाकर इसका एरिया बढ़ा रहा। तो आगे कहीं भिलाई का एक और भी काम होता है,
छोटी आंत का जो दीवार होता है ये दीवार को बढ़ाने का काम करता है। जब ये बढ़ाएगा क्या अवशोषण क्षेत्र बढ़ेगा, तो कहेंगे भिलाई का एक और काम होता है अवशोषण वाले क्षेत्रों का, अवशोषण वाला जो एरिया रहता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ठीक, तो मुख्यतः बस इतना ही पढ़ना, ये पूरा खत्म हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये पूरा जब छोटी आंत हो गई, अब छोटी आंत किस में जाके खुलेगा, अब ये बड़ी आंत में जाके खुलेगा। ये रहा, अब ये बड़ी आंत में जाके खुलेगा, ये बड़ी आंत में जाके खुलेगा, तब कैसे कैसे वर्क करेगा अब ये समझते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए बड़ी आंत बना हुआ, सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट कहेंगे ये बड़ी आंत का, ये पूरा ये छोटी आंत रहा बीच में। ठीक, ये वाला पूरा ये क्या, ये बड़ी आंत। और इससे पहले डिफरेंस भी बताया कि बड़ी आंत छोटी आंत में बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है और छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा तो इसको बड़ी आंत बोला जाना चाहिए और इसका लंबाई छोटा तो इसको छोटी आंत बोला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसका डायमीटर देख रहे हैं, व्यास ज्यादा है लेकिन इसी का छोटी आंत का व्यास कम है, बीच वाला ल्यूमेन वाला एरिया कम है, इसीलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है और इसको छोटी आंत बोला जाता है। ऐसे कहा जाए तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होता है, वो तो आप देखेंगे। और कहेगा इसका लंबाई कितना होता, 1 से 1.5 मीटर का होता, 1 से 1.5 मीटर का होता। ठीक, इसका लंबाई अगर कहेगा फुट में कितना होता तो 5 फीट का होता, ये 5 फीट रहा। जैसे हम जितना लंबाई के उतना ही बड़ी आंत की लंबाई है। ठीक, एज तो कहिए बड़ी आंत का कितना भाग होता है, तो मुख्यतः 3 भाग होता है। एक नंबर में सीकम होता है। ठीक, ये फूला जैसे ही ये छोटी आंत जाके बड़ी आंत में खुलेगा जिसको क्या बोला जाता है, सीकम बोला जाता। और ये वाला पूरा का पूरा लॉन्ग संरचना रहता है जिसको क्या बोला जाता, कोलोन बोला जाता, कोलोन बोला जाता, कोलोन। ठीक, और ये अब एक थैली जैसी संरचना में खुल रहा जिसको रेक्टम बोला जाता, रेक्टम, जिसको मलाशय भी बोला जाता, मलाशय। तो कहेंगे मुख्यतः कितना पार्ट है, मुख्यतः 3 पार्ट है। एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा क्या होता है, रेक्टम होता है, मलाशय होता। अब ये कैसे कैसे खोल रहा, अब यही सीकम के जो है इस वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में क्या आता है, एक उंगली जैसी संरचना निकला रहता जिसको अपेंडिक्स बोला जाता। तो कहेंगे अपेंडिक्स कहाँ रहता, ये बड़ी आंत के सीकम वाले पोर्शन में रहता है, या तो कह सकते छोटी आंत तो बड़ी आंत के बीच जंक्शन पे कौन रहता, यही अपेंडिक्स। ये वाले संरचना को क्या बोला जाता, अपेंडिक्स। ठीक, तो कहेंगे अपेंडिक्स क्या होता, बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में एक उंगली जैसी संरचना रहता है जिसको क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का पहले यूज होता था क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, जैसे ही घास भूसा अगरम बगरम कच्चा पक्का सब कुछ खा लेते थे, इसीलिए अपेंडिक्स का जरूरी पड़ता था। अपेंडिक्स क्या करते हैं, जैसे सेलुलोज होता है, सेलुलोज को पाचन करने में मदद करता है। ठीक, ये रहा अपेंडिक्स। लेकिन क्या अभी कोई खाता नहीं, खाता, सब बने बनाया भोजन खाता है, इसलिए अपेंडिक्स का कोई ज्यादा यूज नहीं रहा। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आंत का ये पार्ट है, क्या होगा, भोजन इसमें चला जाता, भोजन जाने के बाद फूल जाता, जिसको अपेंडिक्स सुने हुएगा, नॉर्मल भाषा में अपेंडिक्स बोला जाता। जब यही अपेंडिक्स फूल जाएगा तो उसको ऑपरेशन करके नॉर्मली हटा दिया जाता है, इसका कोई काम नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता, अवशेषी अंग भी बोला जाता है। ठीक, आप कहेंगे ये फूला हुआ संरचना को क्या कहते हैं, सीकम। तो कहेंगे ये बड़ी आंत का फर्स्ट पहला भाग कौन है, सीकम है। और कहेंगे ये दूसरा भाग कौन है, कोलोन। अब कोलोन को भी 3 भागों में बांटा गया, देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये वाला रहा, ये पूरा का पूरा क्या, कोलोन वाला भाग। अब ये देखिए ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा, ऊपर की तरफ जब कोई भी जाता है उसको आरोही बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, आरोही कोलोन या कोलोन। ठीक, आरोही कोलोन बोला गया, जिसको असेंडिंग कोलोन बोला जाता है, असेंडिंग, DING, असेंडिंग कोलोन हो गया। अच्छा ये बताइए, ये पूरा का पूरा सोया हुआ है ना, सोया हुआ को क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ बोला जाता है। ठीक, इसका नाम क्या रहा, अनुप्रस्थ कोलोन, अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक, और अनुप्रस्थ कोलोन को क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक, आगे कहेंगे क्या ये नीचे की तरफ आ रहा, एक कोलोन
और नीचे की तरफ आता है या घटते क्रम में जाता है उसको क्या बोला जाता? अवरोही, जिसको अवरोही कोलन बोला जाता, अवरोही कोलन, जिसको बोला जाता है डिसेंडिंग। हाँ, जिसको डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है, ठीक। और ये वाला बीच में एक संरचना रहता है जिसको सिग्मोइड बोल सकते हैं, उसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो कहेंगे ये कोलन कितने भाग में बटा जाता है? 3 भाग में। ऊपर की तरफ जाता है उसको क्या बोला जाता है? असेंडिंग कोलन बोला जाता है। जो सोया हुआ रहता है उसको क्या बोला जाता है? अनुप्रस्थ कोलन बोला जाता है। जो नीचे की तरफ रहता है उसको क्या बोला जाता है? डिसेंडिंग कोलन बोला जाता है, अवरोही कोलन बोला जाता है, ठीक। तो ये पूरा कोलन वाला पार्ट हो गया। अब कोलन में काम क्या होता है? अब क्या ये भोजन पूरा का पूरा अवशोषित होकर जितना भी पोषक पदार्थ था सभी के सभी अवशोषित होकर अब कहाँ? बड़ी आंत में जाएगा, ठीक। अब ये बड़ी आंत में जाएगा तो कहीं ना कहीं मल उल नहीं बचेगा, मल वगैरह बचेगा। अब ये जब मल बचेगा तो इसका काम देखिए क्या क्या होता। चलिए अब थोड़ा समझिए। अब इसमें ये मल नहीं रहेगा, जैसे पूरा का पूरा ये भोजन का अवशोषित कर लिया, यानी छोटा छोटा जितना भी मॉलिक्यूल्स था पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया। अब ये जो जल युक्त भोजन, जो भी जल युक्त अपचित भोजन जो नहीं पच पाया, अब ये किस में जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। और बड़ी आंत में भर भर के अपचित भोजन रहेगा और जल रहेगा, ठीक। क्या हम जल ही बाहर निकालते हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता। अगर कभी इन्फेक्टेड हो जाता है जिसको क्या बोला जाता है? लूज मोशन बोला जाता है। यही कभी कभी क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन गड़बड़ हो जाता, इन्फेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? लूज मोशन होने लगता। तो बस यही काम करना बंद कर देता। तो कहेंगे बड़ी आंत का या तो कोलन का काम क्या होता? कोलन का बस यही काम होता है, जो भी अपचित भोजन रहता है उससे जल को अवशोषित कर, जल को अवशोषित करने का काम कोलन का रहता है, ठीक। अब ये पूरा का पूरा जल को अवशोषित कर लेगा तो क्या अर्ध शुष्क पदार्थ बचेगा? अर्ध शुष्क ठोस बचेगा। अब इसी मलाशय में जाके पूरा स्टोर होते रहेगा, ठीक। मलाशय नहीं रेक्टम में जाकर स्टोर होते जाएगा मल के रूप में, ठीक। अब ये मल के रूप में जब ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो जाएगा तब ये क्या करेगा? ये टाइट होने लगेगा मलाशय। जब ये टाइट होने धीरे धीरे सरकना स्टार्ट करे तब हमारे माइंड को फील आता है। जब ये फील आता है तब क्या करते? हम अपने एनस के द्वारा क्या करते? शरीर से बाहर एक्सक्रिएट कर देते। बस यही पूरा क्या रहा? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र यही पूरा प्रक्रम को बोला जाता है। एक पूरा प्रक्रिया समझते। चरण कौन कौन सा होता? 5 चरण होता। चलिए सबसे पहले 5 चरण में देखते पाचन। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया खत्म हो, जैसे पूरा पाचन, ये पूरा पाचन खत्म हो गया कैसे कैसे। अब ये चरण समझते पाचन का चरण कौन कौन सा होता है? पाचन का चरण, ठीक। सबसे पहले कोई भी भोजन को हम अंतःग्रहण करते हैं, कोई भी भोजन को ग्रहण करते हैं जिसको बोला जाता है अंतःग्रहण या अंतर्ग्रहण कह सकते हैं। अंतर्ग्रहण बोला जाता है, इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक। कोई भी निवाला को हम अपने मुख के अंदर लेते हैं जिसको अंतर्ग्रहण बोला जाता है। क्या जब हम मुख के अंदर लेते तो बताए थे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, जिसको पाचन की प्रक्रिया कहेंगे। दूसरा चरण में क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया। अब पाचन की प्रक्रिया धीरे 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 करके आमाशय में भी जाकर पाचन की प्रक्रिया ही होती है, छोटी आंत में भी जाकर पाचन की प्रक्रिया ही होती है। जब छोटी आंत में पूरा पाचन की प्रक्रिया खत्म हो जाता तब फिर क्या होता? बताए थे बिलाई के द्वारा क्या किया जाता? अवशोषण। तो तीसरा चरण में क्या हो जाएगा? अवशोषण, ठीक। आगे बताए थे जब ये अवशोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, जब ये अवशोषण कर लेगा तब क्या करेगा? ब्लड में जाके उसको, ब्लड वेसल्स उसी के निकट पाया जाता है, ब्लड में जाकर उसको मिलाने का काम करता है, ठीक। जिसको बोला जाता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण हो गया। ब्लड में मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। जब ये ब्लड में जब मिल जाएगा तो अपचित भोजन को क्या करेंगे? हम बाहर निकालेंगे, जिसको बोला जाता है बहिष्करण, ठीक। तो यही 5 प्रक्रिया रहा, 5 चरण रहा। कहेंगे पाचन का कितना चरण हो जाता? 5 चरण रहता। अंतःग्रहण में जो कि भोजन को मुखगुहा के द्वारा अंदर लेते, ठीक। कहेंगे पाचन क्या होता? भोजन में जितना भी पोषक पदार्थ रहता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना।
कहेंगे अवशोषण क्या होता, अवशोषण हम अपने छोटे आंत के द्वारा भोजन को अवशोषित करते हैं, ठीक। पोषक पदार्थ को छोटे छोटे मॉलिक्यूल के फॉर्म में अवशोषित करते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है, स्वांगीकरण ब्लड में मिलाने की प्रक्रिया को, ब्लड में पोषक तत्व को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पोषक तत्व को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, स्वांगीकरण बोला जाता है, ठीक। और बहिष्करण क्या होता है, हमारे बड़ी आंत का एक लास्ट वाला भाग होता है जिसको एनस बोला जाता है। एनस के द्वारा हम अपने शरीर से क्या करते हैं, अपचित भोजन को मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसको बहिष्करण बोला जाता है। एनस से अपचित या तो मल को बाहर निकालना, मल को बाहर निकालना, ठीक। तो ये पूरा प्रक्रिया संपन्न हो। लेकिन जब भी हम अंतर ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में जब भोजन रहता है, क्या लार युक्त भोजन रहेगा, लार वगैरह मिल जाता है, कभी ऐसा रहता है बाल वगैरह फंस जाता है, उसको निकालते हैं तो क्या चपचपा रहता, तो ये लार युक्त भोजन को कहेंगे क्या कहते हैं, लाल युक्त या लार युक्त भोजन को क्या कहते हैं, बोलस, ठीक। तो कहेंगे हमारे जब मुख गुहा में रहता है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, जब हमारे मुख गुहा में भोजन रहता है तो उसको क्या बोला जाता, बोलस बोला जाता। भोजन का ये रूप रहा, ठीक। कहेंगे भोजन का क्या क्या रूप रहा था पाचन के समय, भोजन का रूप, जब मुख में भोजन रहेगा तब उसको क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे, यानी लार युक्त भोजन को क्या बोला जाता, लार युक्त भोजन को बोलस बोला जाता है, ठीक। जब यही भोजन हमारे अमाशय में आएगा, अमाशय में क्या HCl वगैरह रहता है, जब अमाशय में पूरा का पूरा HCl रहेगा, एंजाइम वगैरह जब मिल जाएगा जिसको अमाशय, तब उसको क्या कहेंगे, कायम कहेंगे, ठीक। उसको कायम बोला जाता। जब ये अमाशय से धीरे धीरे पूरा अम्लता जब खत्म करके तब कहाँ जाता, छोटी आंत में जाता, और छोटी आंत में अम्लता को नष्ट कर देता, कौन, बाइल जूस कर देता। तो कहेंगे छोटी आंत वाले भोजन को क्या कहेंगे, छोटी आंत में जो भी भोजन स्थित रहता है उसको काइल कहते हैं, काइल, या तो इसी को चाइल बोला जाता, ठीक। तो चाइल या काइल किसको बोला जाता है, छोटी आंत में जो भी भोजन उपस्थित रहता। जब यही बड़ी आंत में आ जाएगा, पूरा का पूरा अवशोषित पोषक तत्व को अवशोषित कर लेंगे, क्या ये मल बचेगा सिर्फ। जब ये मल बच जाता है तब इसको क्या बोला जाता, ये पूरा मल, इसको अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको जब बाहर निकाल दिया जाता तो यही हुआ भोजन का अलग अलग रूप रहा। यानी भोजन जैसे कोई भी हम चावल बनाते, दाल का अलग, जैसे नमक वगैरह मिला के एक अलग सा प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता, कुछ मिला के अलग सा प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता, बस सेम उसी तरह से ऐसा होता है, ठीक। तो भोजन का ये अलग अलग सा रूप हो गया। आगे बताएंगे बड़ी आंत में जो मल रहता है, ये जब मल हम कुछ भी खाएं तो मल के रूप में कैसा निकलता है, एक पीला पदार्थ निकलता है, ठीक। पीला पदार्थ कहेंगे वो पीला किसके कारण होता है, बिलीरुबिन के कारण होता है, ठीक। और कहेंगे बिलीरुबिन रहता कहाँ में, तो हमारे यकृत में निर्माण होता है, लीवर में निर्माण होता है, ठीक। तो कहेंगे मल का जो रंग रहता कैसा रहता, पीला रहता। किसके कारण रहता पीला, किसके कारण रहता है पीला, बिलीरुबिन के कारण रहता, ठीक। तो कहेंगे मल का कलर पीला रहता है बिलीरुबिन के कारण। तो मुख्यतः इतना का पूरा डाइजेटिव सिस्टम अब रहा खत्म, ठीक। तो अगले लेक्चर में आप लोग अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह और पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। अगर क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव तो अच्छा से कमेंट कीजिएगा, और हम अगले सेशन में ही ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक। ओके बाय, थैंक यू।